अस्सलामुअलैकुम। वाया साइंस एकेडमी की तरफ से आपको खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत अहम टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जो कि दोनों एग्ज़ाम और एमडीकेट के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। चूँकि एग्ज़ाम तो अभी ख़त्म हो चुके हैं लेकिन एमडीकेट आ रहा है, इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। जहाँ से एमडीकेट में तकरीबन पिछले साल 2025 में भी यहाँ से 2 एमसीक्यूज़ आए थे। तो आज हम जा रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं। इसमें ग्रिग्नॉर रिएजेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उनके रिएक्शंस, उनका प्रिपरेशन, उनकी जो रिएक्टिविटी है, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके एमडीकेट के हवाले से। आइए पढ़ते हैं। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एटलीस्ट आपके पास एक कार्बन और एटलीस्ट वन कार्बन मेटल बॉन्ड मौजूद हो, जिसमें आपके पास एक कार्बन और मेटल बॉन्ड अगर मौजूद है किसी कंपाउंड में, तो इसको कहते हैं कि ये कंपाउंड जो है ऑर्गेनोमेटेलिक है। मतलब हर कार्बन वाला वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ कोई भी मेटल अटैच है, चाहे वो सिर्फ एक बॉन्ड ही क्यों ना हो, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक। इसके एग्जांपल्स आपके लिए बहुत आसान हैं। पहले ये ग्रिग्नॉर रिएजेंट भी इसमें आता है, लेकिन इससे पहले आपने एसिटाइलिन्स में पढ़ा था कि जब एसिटाइलिन्स जो है वो रिएक्शन करते हैं सोडियम के साथ, तो सोडियम एसिटाइलाइड जो बनाते थे, तो जो सोडियम एसिटाइलाइड था वो हमारे पास क्या था, वो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा था कि वहाँ पर जो एसिटाइलिन के साथ आपकी रिएक्शन हो गई थी डाई कॉपर की या कॉपरस डाइक्लोराइड की, जो वो हो गई थी रिएक्शन, उसमें आपके पास बना था डाई कॉपरस एसिटाइलाइड। इसी के साथ साथ वो सिल्वर वाला भी बना था, डाई सिल्वर एसिटाइलाइड। इसके साथ साथ आपके पास है टेट्रामिथाइल लीड जो है, टेट्रामिथाइल लीड पीबी की रिएक्शन होती है CH3 ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। इनके साथ साथ आपके हमारे साथ जिंक का है, जिसमें दोनों तरफ से हमारे पास डाई मिथाइल जिंक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के। अब हमारा असल टॉपिक तो ग्रिग्नॉर रिएजेंट है। इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये कैसे ऑर्गेनोमेटेलिक्स आए, ये ग्रिग्नॉर रिएजेंट की प्रिपरेशन कैसे वो आया। तो हम तारीख में जाते हैं जहाँ पर केमिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, अल्काइल्स या एराइल हैलाइड्स जो थे उनसे क्या बनाना था, अल्केन्स बना रहे थे। कई उनमें से केमिस्ट आए, साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग रिएक्शन करके उन्होंने अल्केन्स बनाए। किस चीज़ से, अल्काइल और एराइल्स हैलाइड से, जिनमें पहला जो था, ये 2-3 बड़े इम्पोर्टेंट हैं। इसमें पहला जो है वार्ट्स है। वार्ट्स जो थे, वार्ट्स ने अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन की किस चीज़ के साथ, सोडियम के साथ, और यहाँ से उन्हें अल्केन मिला। दूसरा एक था फ्रेंडलैंड, उन्होंने एक रिएक्शन की जिसमें उनका रिएक्शन किया, उन्होंने फ्रेंडलैंड ने रिएक्शन किया अल्काइल हैलाइड्स की किस चीज़ के साथ, जिंक के साथ, उन्हें भी अल्केन मिला, वो अपने मिशन में कामयाब हुआ। कुछ वक्त के बाद हमारे पास एक दूसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम था विक्टर ग्रिग्नॉर। उन्होंने रिएक्शन किया अल्काइल हैलाइड्स की मैग्नीशियम के साथ
और उन्हें जो चाहिए था, जिस पर्पज़ के लिए वो कर रहा था अल्केन प्रिपरेशन के लिए, वो ना हुआ। उन्हें एक दूसरा कंपाउंड मिला जो कि उस वक्त वो नहीं जानता था कि ये क्या है, लेकिन वो कंपाउंड क्या था उन्हें यहाँ पे अगर हम देखें तो यो हेलाइड आयन जो है या हेलाइड एटम है वो वहाँ से एलिमिनेट हो जाता है या रिप्लेस हो जाता है, अल्केन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो हेलाइड आयन था या हेलाइड एटम था वो अल्काइल ग्रुप से दूर ना हुआ, इसको सब्स्टिट्यूट ना कर सका। इंस्टीड जो मैग्नीशियम के साथ था उनने मैग्नीशियम के साथ भी बॉन्ड बना के एक नया कंपाउंड बना दिया RMgX। उसको उन्होंने नाम दिया कि ये क्या है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है। ये क्या है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है। आज चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए बार बार हाथ के ऊपर पसीना आ जाता है, लेकिन चले। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ये फिर बाद में इनके जो इम्पोर्टेंस थे, इन्होंने रिएक्शन इनकी वजह से हुए जो प्रोडक्ट्स बने वो इतने इम्पोर्टेंट थे कि इसकी वजह से उन्हें 1912 में ग्रिग्नॉर्ड जो था, विक्टर ग्रिग्नॉर्ड, उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला केमिस्ट्री में, नोबेल प्राइज़ इसी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की वजह से। तो अब हम आते हैं प्रेपरेशन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। उन्होंने जो रिएक्शन ऊपर किया हमने पढ़ा, उन रिएक्शन के लिए क्या ज़रूरी है, कैसे हुआ, अब उनको पढ़ते हैं जो ज़रूरी है। और इसी लास्ट टाइम डिकेट में 2025 के एमयू का जो टेस्ट था खैबर पख्तूनख्वा का, उसी से एमसीक्यूज़ आया था कि कौन सा वो यूज़ होता है, सॉल्वेंट मीडियम यूज़ होता है। यहाँ पर हमारे पास बुक में दो दिए गए हैं, एक है हाइड्रोफ्यूरेन, एक ये दिया गया है कि ये हम यूज़ करते हैं ऐसे एज ए मीडियम, इसके लिए यूज़ किया जाता है कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट प्रिपेयर करने के लिए। और दूसरा उन्होंने दिया है कि एनहाइड्रस आर ड्राई ईथर का जो सॉल्यूशन है वो यूज़ होता है इसके प्रिपरेशन के लिए। ड्राई इथाइल ईथर यही है। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्यों हम यूज़ कर रहे हैं? इसके दो फ़ायदे हैं हमारे पास। पहला जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि ये एज ए मीडियम यूज़ होता है, एज ए मीडियम। दूसरा जो है ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को क्या कर देता है, डिसॉल्व कर देता है बाय सॉल्वेशन प्रोसेस के थ्रू। ये क्या कर देता है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को डिसॉल्व कर देता है। वो कैसे करते हैं वो थोड़ी देर में हम पढ़ते हैं। आपने करना क्या होगा, पहले मीडियम को लेना होगा, मीडियम के बाद आप डिसॉल्व अल्काइल हैलाइड अरेराइल हैलाइड उसको आपने लेना होगा सॉल्वेंट में डाल के, वो ले लेंगे। तो उसके बाद आपने पुट सॉलिड फ्रेशली प्रिपेयर्ड मैग्नीशियम इन इट। ये बहुत ज़रूरी है कि आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड मैग्नीशियम लेना है और वो किस स्टेट में, वो आपने लेना होगा सॉलिड स्टेट में। सॉलिड में मतलब प्योर होना चाहिए। और फ्रेशली प्रिपेयर्ड ये एक अहम पॉइंट है जो आपने जहन में रखना है। आपने ये डालना है कि इसमें उसी सॉल्यूशन में, मतलब आपने पहले क्या किया, एक मीडियम ले लिया, किस चीज़ का, ड्राई ईथर का। आपने उसके बाद क्या किया, आपने एक दूसरे बीकर में अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड जिसको हम RX से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है हमारे पास डाई इथाइल ईथर है। आपको इसमें ये क्या करना होगा, इसको पुट करो, इसको डिज़ॉल्व करो। जब ये डिज़ॉल्व हो जाए आपने सॉलिड मैग्नीशियम लेना है, वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, वो उसमें डालना है। ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो जो सॉल्यूशन आपके पास बनी, जो आपके पास आखिर में आ जाएगा,
आफ्टर डिसोल्यूशन वो क्या होगा आपके पास रिएक्शन के बाद, वो आपके पास होगा RMgX, वो होगा आपके पास ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। वो कैसे डिसॉल्व करता है, देखो जब हम इसी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के सॉल्यूशन को, ये जो RMgX रिएक्शन के बाद हुआ, इसको कूल करेंगे ना, तो हमें ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलेगा। और क्रिस्टलाइन फॉर्म में जब हमने देखा, जब केमिस्ट्स ने देखा, तो उन्हें ये सॉल्यूशन में ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट डाई इथरेट फॉर्म में मिला। किस फॉर्म में? डाई इथरेट फॉर्म। वो कुछ इस तरह के मैग्नीशियम के साथ, एक तो हमारे पास क्या अटैच था, हैलाइड आयन, दूसरा इसके साथ अटैच था क्या, आर अल्काइल अरेराइल ग्रुप। ये तो कोवेलेंट बॉन्ड थे, कोवेलेंटली वो क्या थे, बॉन्डेड थे। लेकिन जो ईथर थे ना, वो इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना चुके थे। जो ईथर थे ना, वो इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना चुके थे। ये एक ईथर हो गया, डाई ईथर, और ये दूसरा था, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड उन्होंने बनाए थे किस चीज़ के साथ, H5C2H5। तो इस फॉर्म में उन्हें सॉलिड में मिला कि दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए थे मैग्नीशियम ने डाई इथाइल ईथर के साथ, जो कि जिनके दो मॉलिक्यूल थे, और एक आर अल्काइल और दूसरा हैलाइड आयन के साथ, वो तो पहले से थे, वो इसी फॉर्म में मिला। तो ये इनका प्रिपरेशन का प्रोसेस हुआ। अब आते हैं उन फैक्टर्स के ऊपर कि जो फॉर्मेशन जो होता है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के प्रिपरेशन के रास्ते में, जो हाइल होते हैं, जो उनको अफेक्ट करते हैं, मतलब उनका फॉर्मेशन जो है वो आसान बनाता है या मुश्किल बनाता है। हमारे पास पहला है साइज़ ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का जो साइज़ है वो इसको कैसे इफ़ेक्ट करता है। अगर हम एक रेशियो बनाएं, आसानी के लिए रेशियो बनाते हैं आर साइज़ की, और हमारे पास यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन प्रोसेस जो है, फॉर्मेशन में मसला डालता है, या अगर हम आर साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं, तो हमारे पास जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन है वो डिफ़िकल्ट बनता जा रहा होता है, डिफ़िकल्ट बनता जाता है, वो उसमें मुश्किल होता है कि हम बनाएं। मिसाल के तौर पर हम एक ख़ास क्या हैलाइड एटम के लिए, मिसाल के तौर पर हमने क्या लिया, ब्रोमीन एटम लेते हैं, ब्रोमीन लेते हैं और उसके साथ क्या अटैच है, मैग्नीशियम, हम इसको यूज़ कर रहे हैं। पहले हमने डाला CH3 के साथ रिएक्शन किया, आर ग्रुप की, वो साइज़ देखते हैं, समझते हैं CH3 की, तो ये जल्दी बनता जा रहा है, बनेगा। इसके बाद C2H5 इथाइल हम डालते हैं, वो थोड़ा इससे कम होगा, और जो इसके बाद हम तीसरा डालते हैं ना, प्रोपाइल C3H7, तो और भी कम होता है। तो जैसे ही हम आर के साइज़ को बढ़ाते जाएंगे, जो फॉर्मेशन का प्रोसेस होगा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का, वो कम होता जाएगा, वो मुश्किल बनता जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम हेलोजन एटम, दूसरा फैक्टर है, वो कैसे अफेक्ट कर देता है। मिसाल के तौर पर हम एक ख़ास अल्काइल ग्रुप लेते हैं, CH3 लेते हैं। अब CH3 लेते हैं, इसके साथ मैग्नीशियम अटैच है, लेकिन इसके साथ जो हैलाइड आयन अटैच होगा, ये कैसे इफ़ेक्ट करता है। डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे ना, डाउन द ग्रुप 7 के एलिमेंट्स है ना, हेलोजन फैमिली, डाउन द ग्रुप हम जाएंगे, डाउन द ग्रुप, तो जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो इसमें आसानी आ जाएगी, बिकम्स ईजी, क्या, फॉर्मेशन बिकम्स ईजी, ताकि गलती ना हो, फॉर्मेशन बिकम्स ईजी एज वी go down the group, as we go down the group, formation of Grignard region becomes easy। मतलब CH3 के साथ पहले हमने क्या लिया, फ्लोरीन लिया, फिर क्लोरीन लेते हैं, फिर ब्रोमीन लेते हैं, और फिर आयोडीन लेते हैं। तो हम इसको जब क्लोरीन और फ्लोरीन का रिएक्शन करेंगे, तो ये वेरी वेरी स्लो होगा,
बहुत स्लो रिएक्शन, यानी इसका जो यील्ड है वो पुअर और लो यील्ड होता है बहुत। ब्रोमीन का ये फास्ट रिएक्शन करता है, फास्ट रिएक्शन। और जो आयोडीन है वो वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन करता है, बहुत जल्दी इसके साथ रिएक्शन कर लेता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन में बहुत रिएक्शन करता है किसके साथ, CH3Mg के साथ। लेकिन हम फिर भी लेबॉरेटरीज में जब हम इनको करेंगे, यूज़ करेंगे, तो हम ब्रोमीन वाले जो हैं, जहाँ पर हेलोजन एटम की जगह ब्रोमीन हो, तो हम उसको प्रेफर करते हैं। ये प्रेफरेंस की वजह दो वजूहात हैं। पहला तो ये लेस एक्सपेंसिव है, लेस एक्सपेंसिव। दूसरा जो इसका रीज़न है वो ये है कि ये लेस टॉक्सिक है एज़ कम्पेयर टू आयोडीन। ये क्या है, लेस टॉक्सिक है। इसी वजह से, इन दो वजूहात की वजह से हम किसको प्रेफर करते हैं, ब्रोमीन को। अब है जो इम्पॉर्टेंट है लास्ट में, रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्यों रिएक्टिव है? हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये वेरी रिएक्टिव है, वेरी रिएक्टिव कंपाउंड। और ये क्या करते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है इन कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करता है, कंपाउंड्स के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, और हमें क्या देता है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स देता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें इसी केमिस्ट्री को कि ये रिएक्टिव क्यों है, हमारे पास ये जो सारा खेल होगा ये किसके बेस पे होगा, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस के बेस पर होगा। नेगेटिविटी डिफरेंस, ये सारा खेल इसी वजह से ही होगा। हमने अयानिक करेक्टर, जो कि फर्स्ट ईयर के एक चैप्टर में अयानिक करेक्टर आता है, अयानिक करेक्टर, वहाँ पर ये बात क्या है, मेंशन है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 हो, 1.7 या इससे ज़्यादा हो, मतलब एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से अगर कम है और 0.4 से ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड हमारे पास पोलर होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से कम है तो ये नॉन पोलर होगा। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है तो ये आयोनिक बॉन्ड होगा। अब जब हम यहाँ पर देखते हैं मैग्नीशियम की है 1.31 और इसकी है 4, ये फ्लोरीन की 3.5, ऐसी ना, तो ये ज़्यादा आ जाते हैं 1.7। तो ये जो बॉन्ड हमारे पास है ये क्या है, ये बॉन्ड आ जाता है प्योर आयोनिक बॉन्ड। तो इसका टूटना मुश्किल हो जाता है। जब हम दूसरा पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। यहाँ पर जो ये बॉन्ड है ये कौन सा है, ये 1.31, ये का अल्काइल और एराइल ग्रुप है। यहाँ पर जो भी होगा लेकिन कार्बन ही अटैच होगा। तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन, वो है 2.4। अब ये 1.7 से कम आता है, 0.4 और 1.7 के दरमियान आता है। तो ये बॉन्ड जो है ये पोलर है, और यहाँ पर इसकी वजह से पार्शल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज आएगा। चूँकि ये डाई इथाइल ईथर सॉल्यूशन में क्या हो जाते हैं, वो डिज़ोल्व होते हैं। तो जब हम दूसरा रिएजेंट डालेंगे तो ये जो डाई इथाइल ईथर है ये एक तरह का इसको फैसिलिटेट करता है। क्या करता है, फैसिलिटेट करता है फॉर ब्रेकडाउन। ओके, यहाँ पर उसको फैसिलिटेट करता है। तो यहाँ से हमें मिल जाता है R नेगेटिव ब्रेकडाउन के बाद और MgX पॉजिटिव। ये
ये हमारे पास वाहिद केस है जहाँ पर R के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होता है और R यूज होता है और एंड यूज्ड एज न्यूक्लियोफाइल। ये एक वाहिद क्या है, वाहिद केस है। चूँकि ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए, अब ये दो किस्म के रिएक्शंस ही कर सकते हैं, दो किस्म के रिएक्शंस करेगा। या तो ये किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, या हमारे पास ये किसी न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेगा, किसी पर न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेगा कि इसको क्या करे, रिप्लेस करे। तो यहाँ ये जो रिएक्शन है यहाँ पर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल एडिशन ऐड हो जाएगा। और ये जो है यहाँ पर वो क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा। तो ये ही दो रिएक्शंस हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के। ये दो जो हैं ये इसके क्या हैं, बेसिक रिएक्शंस हैं। ये इसके क्या हैं, बेसिक रिएक्शंस। आज की वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ चुकी होगी। इसकी जो रिएक्शंस हैं बाकी वो इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में हम कवर करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।